सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। और ज़रा सर्कुलर रेलवे की आज प्रोग्राम के शुरू में बात करेंगे। 1999 में खसारे के नाम पर बंद होने वाली सर्कुलर रेलवे को अब ये हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से कि 6 माह में जो है वो चलाया जाए। ये हुक्म दिया गया है कि अगर ये 6 माह में नहीं शुरू होती तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची सर्कुलर रेलवे के बहाली से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई तो एडवोकेट जनरल सिंध ने सर्कुलर रेलवे बहाली प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने खबरदार किया कि 6 माह में कराची सर्कुलर रेलवे अगर नहीं चलाई तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि सर्कुलर रेलवे पर बहुत पेशरफ्त हुई है और तमाम स्टेशन को बस्तियों से मुंसलिक कर दिया जाएगा। समाअत के दौरान सेक्रेटरी रेलवे ने अदालत को बताया कि आपकी हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर काम शुरू कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे, चाहें तो आपको अभी जेल भेज दें, क्या अफसरी कर रहे हैं, ये विजन है आपका, आप अहल ही नहीं, हमें मालूम है कि नहीं चलाएंगे आप सर्कुलर रेलवे, रोजाना आप ख्वाब दिखा रहे हैं, नहीं करेंगे आप काम, 24 घंटे पर कब्जे का बताया जा रहा है, बहाने बनाए जा रहे हैं, 24 घंटे के बाद एक नया बहाना आ जाएगा। जब ये कब्जे हो रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? उन्होंने ये भी कहा कि अगली समाअत पर आप नया नक्शा लेकर आएंगे। सेक्रेटरी रेलवे ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि हम सर्कुलर रेलवे चला देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों की तरह काम कर रहे हैं, अपने कमरे में आराम से बैठे होते हैं, नहीं करेंगे, रोजाना नए बहाने लेकर आते हैं, कराची की हैसियत का भी आपको नहीं मालूम, आपको कराची के लोगों की परेशानियों का अंदाजा ही नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हुकूमत सो रही है, कोई सोचने वाला नहीं, जब थोड़े थोड़े दिनों में मौके बदल कर आ जाते हैं, जमीन पर तो जगह ही नहीं बची। सिंध हुकूमत ने बताया था कि ये एलिवेटेड चलेगी, आप लोग चाहते ही नहीं, कहानियां लिख कर आ जाते हैं, 72 साल में इतनी काबिलियत नहीं होती, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, हमें बता दें, कहीं से अलादीन का चिराग ले आते हैं। सेक्रेटरी रेलवे ने जवाब दिया कि हमारे पास तो कोई अलादीन का चिराग नहीं। तहरीक इंसाफ कराची के सदर और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी अदालत में पेश हुए। सर्कुलर रेलवे की बहाली में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान घरों को गिराने की उन्होंने मुखालिफत की। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन लीडर पर बरहमी करते हुए कहा कि फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं और यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हैं। फिर वजीर आज़म और वजीर आला सिंध को तलब करके पूछ लेते हैं काम कौन करेगा। अगर सर्कुलर रेलवे 6 माह में नहीं चलाई तो वजीर आज़म और वजीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस भेजेंगे। समझ लें कि वजीर आज़म और वजीर आला दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन मुहिम के वक्त बता देना चाहिए था लोगों को, हम वजीर आज़म को ही बुला लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि सर्कुलर रेलवे चलाएंगे भी या नहीं। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि आपकी हुकूमत का हर जगह यही हाल हो चुका, अदालत में कुछ बाहर कुछ, हम इस सूरत हाल से परेशान हैं। अदालत ने अब सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर फौरी काम शुरू करने और तमाम कार्रवाई 5 माह में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए चीन से मुशावरत के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्कुलर रेलवे डबल ट्रैक पर फौरी काम शुरू किया जाए। सिंध हुकूमत रेलवे को मुकम्मल सहूलियात फराहम करे। तो ये जो सूरत हाल है अब ये देखने वाली है कि ज़ाहिर है इस पर अब क्या किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे चुके हैं 43 किलोमीटर तवील सर्कुलर रेलवे जिससे 70% कराची की आबादी मुस्तफ़ीद होती थी। क्या दोबारा ऐसा मौका आएगा या नहीं? हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल अजीज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, आप भी कराची से तारुफ रखते हैं, अगर आपने ये देखी हो और आपने उस वक्त का तमाम तर सूरत हाल देखी, जब सर्कुलर रेलवे चलती थी उस वक्त लोग मुस्तफ़ीद होते थे, आज जो सूरत हाल है वो भी हम सबके सामने है, सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पे है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ये अहकाम दे रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट में अभी काफ़ी वक्त है। उसकी वजह यह है कि ये ब्यूरोक्रेसी और ये पॉलिटिकल पार्टी साबिका चीफ जस्टिस साहिबान को, जज साहिबान को इस तरह की स्टेटमेंट देते रहे कोर्ट्स के अंदर खड़े होके कि टाइम गुजरता गया और चीफ जस्टिस साहिबान रिटायर होते गए।
हमने पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने भी इसके ऊपर एक्शन लिया था। हमने देखा कि बिल्डिंग कंट्रोल के लोग, सिंध गवर्नमेंट के लोग, मिनिस्ट्रान, रेलवे के लोग और ऐसी ऐसी रिपोर्टें देते रहे कि वक्त गुजर गया, वो रिटायर हो गए, लेकिन कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर काम नहीं हुआ। ये जो मौका है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे गुलजार अहमद साहब, उनका ताल्लुक कराची से है, वो बड़ा फोकस होकर टारगेटेड होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल पकड़ लिया सिंध गवर्नमेंट को भी, वफाक को भी, रेलवे को भी। अब ये यकीन है कि कराची में कराची सर्कुलर रेलवे बनेगी। अब रुकावटें क्या हैं? मैं समझता हूं सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त भी मौजूद है जिसके ऊपर एक्शन होने की जरूरत है। बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिसर्स जिनके खिलाफ नैब में केसेस हैं, जिनके खिलाफ तस्वीर हैं, अब जिसमें एक उमर आदिल साहब हैं जो कि डिप्टी डीजी रह चुके हैं, आजकल फिर डायरेक्टर हैं, जिनको नैब ने रगे हाथों पकड़ा, उनके घरों से पैसे निकाले, नैब के डॉक्यूमेंट हैं, वो इस वक्त पावर के अंदर है। वो बिल्डिंग तोड़ने ना तोड़ने के ऊपर पैसे ले रहे हैं और दे रहे हैं। उनके साथ एक पूरी चेन है ऑफिसर्स की जो कि इंतहाई करप्ट हैं। यानी कि किसी से पूछें, मैं तो बहुत एहतियात से बात कर रहा हूं, लेकिन जिससे पूछें, अली मेहंदी साहब, अवैस हुसैन साहब, जमील मेमन साहब, आशकार साहब, ये वो लोग हैं जो इस वक्त मकान तोड़ने ना तोड़ने के ऊपर पैसे ले रहे हैं। यानी कि बिल्डिंग कंट्रोल में जो 6 महीने एक आदमी रहा, जफर एहसन डीजी थे, उनको हटा दिया। वो 6 महीने में उसने क्या बिल्डिंग का नक्शा पास कर दिया, बिल्डिंग बना दी क्या? कि ये मामला तो पिछले कई दिहाइयों से चल रहा है। इसमें बिल्डिंग कंट्रोल की पूरी चेन को उठा के साइड पर रखने की जरूरत है और कोई एक टास्क फोर्स टाइप की चीज बनाए बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर, जो रिपोर्ट करे चीफ सेक्रेटरी को और वो रिपोर्ट करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या चीफ मिनिस्टर को। और फिर ये चीज बजाय करप्शन के, पैसे लेने के, ब्लैकमेलिंग के, सही प्रॉपर अंदाज में एग्जीक्यूट हो। इस वक्त कराची के अंदर तोड़ फोड़ जारी है। जिसके जो पैसे देगा उसका मकान छोड़ देते हैं, नहीं तोड़ते हैं, 3 दिन के बाद तोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब पैसे लेकर मकान तोड़ना ना तोड़ने के ऊपर मामला जारी है। और सबको पता है बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, किस किस को पैसे देते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जो मामला चल रहा है, अल्लाह करे कि जो एक्शन प्लान उन्होंने देना है और कराची के एक्शन प्लान बनाने की जो बात की जा रही है, उसमें इन ऑफिसर्स को भी जो पिछले 3 दिहाइयों से पैसा लूट रहे हैं, उनको पकड़े, उनको साइड पर करें। लेकिन अब ये होगा कैसे? जाहिर है लोगों के घर गिराए जा रहे हैं और यही बात आज फिरदौस सलीम नकवी साहब ने भी, सुप्रीम हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हैं असेंबली में, बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब। जाहिर है आपने भी ये बात की कि जो घर गिराए जा रहे हैं, जाहिर है लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन सर्कुलर रेलवे को चलाना है, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, ये कैसे चलेगी? हमने देखे दो मुख्तलिफ इशूज हैं जिसके अंदर पहली चीज है कि सर्कुलर रेलवे का जब भी हुआ है, कोर्ट ने जो 9 मई का ऑर्डर दिया था उसमें कहा था मुतबादिल घर दिए जाएं लोगों को जो कि रजिस्टर्ड थे अखबार में। अभी तक हुकूमत वक्फ, हुकूमत सिंध ने एक मकान नहीं बनाया इन 8-10 सालों में, और वो मकान गिराने को तैयार है। अगर वो हुक्म पे अमल करना है तो पहले मकानात बनाए और उसके बाद लोगों को करे। दूसरी KCR का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी हतमी तारीख दी नहीं जा सकती कि ये मंसूबा कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, क्योंकि ना इसकी फाइनेंसिंग अरेंज हुई है, ना इसका इंजीनियरिंग डिजाइन मुकम्मल हुआ है, ना इसकी फीजिबिलिटी बनी है, ना इकोनॉमिक फीजिबिलिटी बनी है। सारी बातें हवाओं में हो रही हैं, लेकिन एक चीज को टारगेट जरूर किया जा रहा है, गरीबों के घरों को। सही, तो आई बता दें कब मुकम्मल होगा। और तीसरी बात है कि पूरे शहर के अंदर जो रिहायशी घर गिराए, अदालत के हुक्म पर अमल दरामद कैसे होगा जी? 6 माह में अदालत के हुक्म पर अमल दरामद कैसे होगा? मैं समझता हूँ कि अदालत को भी जो है वो देखने पड़ेंगे तमाम मसाइल के प्रैक्टिकली क्या चीज पॉसिबल है, क्या चीज नहीं पॉसिबल। लेकिन एक बात बड़ी साबित है मेरे लिहाज से कि अभी तक अदालत ने जितने हुक्म दिए हैं उसमें अभी तक उन्हीं ने किसी भी शख्स को जिसने लोगों को से बनाया उनमें से किसी शख्स को ना पकड़ने का हुक्म दिया है, ना उनको कोई सजा दी है। ये कैसा इंसाफ है जहाँ चोर, लुटेरे, राशि अफसरान और लोग तो फला पा रहे हैं, लेकिन गरीब जिसने पूरी उम्र की अपनी जमा पूंजी लेके, जिसमें शायद उसको मालूम हो कि सस्ता मिल रहा है और उसने रिस्क लिया हो। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस साहब की कि कोई भी इतना बेखबर नहीं है कराची में, लेकिन उसको इतनी बड़ा सजा देने से पहले उन लोगों को भी सजा देनी जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा है कि पहले गिराओ। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, सजा देनी चाहिए, लेकिन अभी जो लोगों का नुकसान हो रहा है, आपने वो बात भी की, ज़ाहिर मुतबादिल कोई नहीं है। लेकिन तो फिलहाल मैंने तो बिल्कुल हमारे तमाम MPs, पूरी PTI इस पे खड़ी भी है कि कराची के अंदर रिहायशी मकानात नहीं तोड़े जा सकते जब तक पहले लटकाओ और फिर गिराओ की बात
नहीं होती। पहले उन मुजरिमों को सबको पकड़े, उसके बाद फिर इन गरीबों के मकान की तरफ आए। हम इसका जो भी है, अगर लोग समझते हैं कि हमारे इस स्टैंड के ऊपर हम सही हैं तो वो हमारा साथ भी देंगे और हम उन आवाम के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ऑपोजिशन लीडर्स इन असेंबली नकवी साहब ये कह रहे हैं कि हम आवाम के साथ खड़े हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन आवाम का जो भला करना है वो तो सिंध हुकूमत ने करना है। हम कोशिश करेंगे कि उनकी भी कोई नुमाइंदगी हो और वो भी अपना मौक़िफ़ दें। लेकिन अभी हमें जमशेद इकबाल चीमा साहब ज्वाइन करें। आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पंजाब से। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ज़ाहिर है यहाँ पर तो सिंध में जो भी आप लोग कर सकते हैं एक अपोजिशन के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है वो ये कर रही है कि भाई आप लोगों ने वोट लिया था, ये सर्कुलर रेलवे हमें चलानी है, 6 माह में चलानी है, नहीं होगी तो फिर हम वज़ीर आज़म को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे और वज़ीर आज़म सिंध को भी जारी करेंगे। सर्कुलर रेलवे 6 माह में कैसे होगी, कैसे चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आप कह लें कि जिन लोगों ने सर्कुलर रेलवे की ज़मीन बेची है और जिन लोगों ने ख़रीदी है, ये दोनों ही बिल्कुल मासूम नहीं है। बेचने वाले तो बिल्कुल ही मासूम नहीं है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग थे जिन्होंने पैसे लिए, पैसे लेके फिर ख़रीदने वाले भी बहरहाल उनको पता है और उन्होंने सस्ती ख़रीदी हुई है। लिहाजा इनको बेचारा तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये बड़े गरीब हैं और बेचारे हैं, ये कहने की तो ज़रूरत नहीं है। लोगों को पता था, एक कैलकुलेशन थी उनकी, वो कैलकुलेशन कभी गलत हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है। उनका है कि ज़्यादा लोगों की बन जाएगी तो गिराए नहीं जा सकेंगे, तो सस्ती उन्होंने ज़मीन खरीदी हुई है। लिहाजा आप कह लें कि वो आज भी अपना मलबा वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। स्टेट को वो लैंड खाली करानी चाहिए। बाकी फरदौस शमीम नकवी साहब की अपनी रिजर्वेशन वहाँ रहते हैं, आप कह लें कि सियासत अपनी अपनी, लेकिन असूली बात यह है कि स्टेट लैंड पे जिसने भी कब्ज़ा किया वो कब्ज़ा 100 साल पुराना है तो वो लीगल नहीं हो गया, वो 50 साल पुराना है तो वो वैलिड नहीं हो गया, वो कानूनी नहीं हो गया। लिहाजा जो कराची में अगर देखें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है, वो एक मेगा सिटी जो है, या आप कह लें कि एक जो फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, फाइनेंशियल हब में जो इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा यहाँ पे सर्कुलर रेलवे बननी चाहिए, अदालत के हुक्म पे अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन अदालत के हुक्म तक बात क्यों आए? यहाँ की स्टेट जो है, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, सक्सेसिव गवर्नमेंट जो थी, उन सारों को उनको काम करना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं किया तो आज अगर अदालत कह रही तो इसी आड़ में कर लो भाई, आपकी भी जान छूटी गई, हमें तो अदालत का हुक्म है, हम क्या करें। मुराद अली शाह भी बच गया, फरदौस शमीम नकवी भी बच गया, MQ भी बच गई कि जी हमने तो नहीं किया, हम तो कहते थे, आगे सामने आगे बात कर लेंगे। लेकिन अदालत के हुक्म की आड़ में चलो काम कर लो भाई, लेकिन ये काम होने वाला है, ये करना चाहिए। अब ये होगा कैसे? बिल्कुल सही पॉइंट टेकन चीमा साहब, बिल्कुल सही पॉइंट टेकन चीमा साहब। लेकिन जाहिर है जो कराची के मसाइल हैं, कराची वाले भी बेहतर जानते हैं जो रहते हैं यहाँ पर। फैसल साहब, जो कराची का हाल किया, जो आपने भी जिसकी निशानदेही की कि आज नहीं हुआ, ये 6 माह पहले नहीं हुआ, 1 साल पहले नहीं हुआ, ये दिहाइयों में ये काम हुआ है। कराची को तबाह बर्बाद कर दिया गया, चाइना कटिंग के नाम पर कब्जे हुए, जिसको पकड़ा जाना चाहिए उसको तो पकड़ा नहीं जा रहा। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है कि KCR चलेगी कैसे 6 माह में? अदालत के हुक्म पर ही सही, लेकिन प्रैक्टिकली होगा कैसे? देखिए, एक चीज़ तो तय है कि जब गवर्नमेंट चाहती है कोई काम करना तो हो जाता है। अच्छा, हमने चाइना में देखा, एक वायरस ने पूरे चाइना को लपेट में लिया, उन्होंने 7 दिन के अंदर 1000 बेड का हॉस्पिटल बना दिया। हमने ऐसी मिसालें दुनिया में बहुत जगह देखी है। सऊदी अरब के अंदर हज के इंतजामात यूं होते हैं कि इंसान चौकन्ना, मतलब जितना भी चौकन्ना हो जाए उसको समझ नहीं आता ये कैसे हो गया। जब हुकूमत चाहती है तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे मसला है क्या? 24 किलोमीटर से ज़्यादा जो एरिया है वो क्लियर है। 43 किलोमीटर का एरिया, बाकी टोटल 43 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर उसमें से क्लियर है। इन्होंने करना क्या है? अब फंडिंग का इंतजाम नहीं हुआ। जायका 4 दफा 5 दफा आके ये कह चुकी है कि हम चलाएंगे। CPEC के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने डाला हुआ है इसको। चाइनीज स्टैंड बाय बैठे हैं, इनको खाली मीटिंगें करके कोऑर्डिनेशन ही करनी है ना। और वो लोग जिनको सही फैसला था या गलत फैसला था, उन्होंने घर लिए थे, उनको रिसेटल करना है। गवर्नमेंट ने फंड अरेंज करना है और उनको रिसेटल करना है। उनके 50 लाख बनते हैं, 1 करोड़ बनते हैं, कितनी फैमिलीज है उनको आप प्लॉट दें, घर दें और उनको सेटल करें। हमने कराची में एक लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत एक प्रोग्राम पूरा देखा था, लियारी एक्सप्रेसवे का। रिसेटलमेंट के 50,000 से ज्यादा किया गया। मुस्तफा कमाल से मशवरा ले लें इसके ऊपर, यहाँ के पहले ब्यूरोक्रेट से उनसे मशवरा ले लें और इनको रिसेटल करें। इतना कोई बड़ा मामला नहीं। असल मामला ये है कि आप जब इसका घर तोड़ रहे हैं, उसने सही लिया या गलत लिया, उसको पैसे नहीं दे रहे, उसको प्लॉट नहीं दे रहे, उसको कहीं ना कहीं उसने जो भी फैसला किया है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सड़क पे लाके खड़ा करने के बजाय उनको कहीं पर सेटल कर दें।
तो अगर ये पॉलिसी अपनाई जाती है, शनाख्ती कार्ड लेकर जिन लोगों के घर हैं, जिनके फ्लैट्स हैं, उनको वहाँ शिफ्टिंग करते हैं, उस पर जो अमाउंट लगता है हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको शिफ्ट करें। और ये 5 महीने का वक्त मैं समझता हूँ काफ़ी वक्त दिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। इससे पहले भी कई दफ़ा वो वक्त देते रहे और अभी भी पता है कि इसके अंदर हर्डल्स आएंगे, तो जहां तक चल सकती है वहां तक चलाएं, जहां तक आगे मामला है। आपके मौक़िफ़ में ये फिर भी बहुत ज्यादा वक्त है, इसमें हो सकता है, ये हुकूमत चाहे तो हो सकता है, हुकूमत चाहे तो ये हो सकता है। पॉइंट टेकन। जरा आगे बढ़ते हैं। अब ज़ाहिर है हुकूमत क्या चाहेगी वक्त बताएगा। क्या हुकूमत की विल है कि उन लोगों को मुतबादिल दिया जाए जो लोग बेघर हो रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने अगर अपना घर या फ्लैट या जो भी ज़मीन ली उनको नहीं मालूम था कि ये KCR मनसूबे की तहत ये ज़मीन है, तो कब्जा हुआ है। आगे चलते हैं, ज़रा कुछ सियासी मैदान में बड़ी हलचल है। फवाद चौधरी साहब ने एक ख़त लिख दिया है स्पीकर कौमी असम्बली को। वो ये कहते हैं कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो तो आते नहीं है, एक तवील अरसा हो गया है वो लंदन में बैठे हुए हैं, तो एक नया अपोजिशन लीडर जो है वो चुना जाए। उन्होंने लिखा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होता तो वो बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं और कानून साजी में अपोजिशन लीडर का अहम किरदार है, वो खुसूसी मराहत भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गैर हाजिर हैं, वो आते नहीं हैं, तो ये खिलाफ वर्जी है, ये क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। और अब वो ये कहते हैं कि उनसे पूछा जाए कि आखिर वो कब आएंगे, और अगर उनको नहीं आना तो फिर एक नया अपोजिशन लेकर प्रोसेस का आगाज़ किया जाए। इसका रद्दअमल भी आया। बिलावल भुट्टो ने आज मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा तो वज़ीर आज़म भी नहीं आते ऐवान, तो फिर वज़ीर आज़म भी नया चुना जाए। और पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर पंजाब में सरगर्म हो भी रही है और वे बातचीत कर भी रही है, और इन हाउस तब्दीली की कल भी बाज़गश सुनी गई। उन्होंने कहा तमाम ऑप्शन हैं, हम इन हाउस तब्दीली या फिर एक मिड टर्म इलेक्शन, तमाम तर चीज़ें हमारे पास हैं। चीमा साहब, बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं और नहीं भी हो रही, कुछ अंदरूनी खाना बातचीत हो रही है, कहीं कहीं लगता है कि अपोजिशन मुत्तहिद हो रही है। अगर मार्च में कोई मार्च करने की तैयारी ये लोग करते हैं या किसी भी किस्म की कोई तहरीक चलाने की तैयारी की जाती है, तो क्या हुकूमत तैयार है उस चीज़ के लिए? अच्छा, मेरी बात को थोड़ा सा ना गौर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो अपोजिशन कहती है मार्च करेंगे, हम हुकूमत को गिरा देंगे, हम आप कह लें कि हुकूमत को डीसेट कर देंगे, वो इस अपोजिशन का जो बेसिक काम है, जो करने को तैयार है और कर रहे हैं। हमें जब भी खुदा न खास्ता कभी वोटों की ज़रूरत पड़ी, नून लीग आके हमें वोट देगी। हमें जब भी कभी वोटों की ज़रूरत पड़ी, पीपल्स पार्टी के लोग आके वोट देंगे, जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में दिए थे। ये बाकी सारी मीडिया की कंजम्पशन के लिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बिलावल को ये मेरा क्लिप भेज देना। मैं कह रहा हूँ उनकी जिम्मेदारी है वोट देना। अच्छा। ये कंप्रोमाइज लोग हैं, खाया पिया है, लूट मार की हुई है। अच्छा। अपनी लूट मार बचाने के लिए जो ये हुकूमत जो सपोर्ट मांगेगी ये देंगे। अच्छा। जो हुकूमत सपोर्ट मांगेगी ये देंगे। अच्छा। ये बात बिल्कुल फजूल है कि जनाब ये करेंगे, आप करें मार्च करेंगे, डीसीट कर देंगे, गिरा देंगे, इन हाउस तब्दीली कर देंगे। ये बिल्कुल आप कह लें कि ये बेमानी बात है। अगर आज पीटीआई को पंजाब में वोटों की जरूरत पड़े, नून लीग देगी। अगर आज पीटीआई को मरकज में वोटों की जरूरत पड़े, काफी नून लीग भी देगी, पीपल्स पार्टी भी देगी। अच्छा। जिसको बुलाएंगे आधी उंगली से बुलाएंगे, भागा आएगा कि सर ये वोट ले लें और देंगे ये। अच्छा। बाकी सारी बातें मीडिया कंजप्शन है, बाकी सारी बातें बाहर की हैं। ये जो आप शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं, बाकी आपने बात की कि आप कह लें कि अपोजिशन लीडर नहीं होना चाहिए उनको, ये बात ठीक है। कि देखें, अगर गवर्नमेंट को मैंडेट दिया है, लोगों ने गवर्नमेंट को मैंडेट दिया, वज़ीर आज़म को मैंडेट दिया, अपोजिशन लीडर को भी मैंडेट दिया ना। अब जिस बंदे को मैंडेट मिला है कि वो लोगों के जो मसाइल हैं उनको जाके असम्बली में बयान करे, हुकूमत पे तनकीद करे, हुकूमत को सीधे राह पे लेके आए, वो बंदा यहाँ से भागा हुआ है लंदन, वहाँ जाके कोट पहन, आप कह लें कि हेलमेट पहन के, तो वो सारा दिन वहाँ सड़कों में फिर रहा है, वह शॉपिंग कर रहा है, वहाँ खाने खा रहा है, वहाँ सेल्फियाँ बनवा रहा है, और यहाँ पे जिन लोगों ने उसको वोट दिया हुआ है वहाँ बैठ के बयान जारी कर देता है। लिहाजा आप कह लें कि शहबाज शरीफ जो है वो मैंडेट की तौहीन कर रहा है। इस तरह के बंदे को मैंडेट रखने का हक नहीं है। वो अपनी जगह किसी और को नामजद करे। अच्छा। या उसकी पार्टी किसी को चुन ले या सारी अपोजिशन मिलकर चुन ले। लिहाजा यहाँ अवाम की नुमाइंदगी, जिस तरह मैंडेट की नुमाइंदगी करता है वज़ीर आज़म, उसी तरह अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है, अपोजिशन लीडर की भी जिम्मेदारी है कि वो नुमाइंदगी करे। लंदन में बैठ के मौजे ना करे, लंदन में बैठ के खाया हुआ। पॉइंट टेकन। मेरे पास वक्त की कमी है, फैसल साहब का भी मैं जरा इस पर मौके पे लूँ। फैसल साहब, वज़ीर आज़म भी तो नहीं आते ना, बात तो ठीक है बिलावल की, वज़ीर आज़म को भी तो ऐवान को रौनक बख्शनी चाहिए, आना चाहिए। वो बुध का दिन भी हुआ था कि हम सुनेंगे मसाइल, पता नहीं क्या हुआ। देखिए, सियासत के अंदर इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। बिलावल साहब का भी बयान बड़ा कदर की निगाह से देखना चाहिए। अपोजिशन लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें फ़र्क है। क्या काबीना के इजलास नहीं हो रहे हैं?
क्या वो मीटिंग्स नहीं हो रही हैं? हम तो मेरे ख्याल है माजी में इतने कभी काबीना के इजलास नहीं हुए जितने इमरान खान साहब कर रहे हैं, जितने टास्क फोर्स के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, जितने फोकस उनकी चीज़ें नज़र आ रही है। ज़ाहिर बहुत अंडर प्रेशर रही है हुकूमत, और अब ज़रा निकलने माशी तौर पर निकलने के लिए एफर्ट कर रही है, महंगाई वाले मामले के अंदर एफर्ट कर रही है, कुछ रिफॉर्म्स के काम कर रही है। तो अगर हम कैलकुलेशंस निकालें मीटिंग्स की, अब उसके रिजल्ट्स की बात नहीं हो रहे, तो वज़ीर आज़म की मसरूफियत उस साइड पर है, लेकिन इसके बावजूद भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लाजमी तौर पर पार्लियामेंट में आना चाहिए, जब भी इजलास हो आना चाहिए, उसके बगैर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें अपोजिशन लीडर आ ही नहीं रहे, आना ही नहीं चाहते, कोई वजूह नज़र नहीं आ रही है, तो जाहिर है पार्लियामेंट को मुकम्मल होने के लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन लीडर हो। अगर वो नहीं आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने एक चेयरमैनशिप छोड़ दी है, तो इस्तीफ़ा दें और किसी और को चुन लिया जाए, अपने भाई की अच्छी तरह तीमारदारी करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मियाँ साहब की तीमारदारी के लिए शहबाज शरीफ साहब वहाँ रहे हैं, इलाज करवाएं, तब तक किसी और को पोजीशन लीडर बना दिया जाए। जब वो वापस आ रहे हैं तो दोबारा से आप बन जाएं, अगर आपको तमाम लोग मुंतखब कर लेते हैं। तो ये सियासत पॉइंट स्कोरिंग जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन हमें देखना है कि अपोजिशन वाकई वो रोल प्ले कर रही है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, जिसके लिए उसको वोट दिया गया है, और हुकूमत वाकई इमरान खान साहब वो रोल प्ले कर रहे हैं जिसके लिए उनको वोट दिया गया और जो वादे उन्होंने किए थे। हमें इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि अवाम के मसाइल की जानिब अपोजिशन वाकई पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, अवाम के पॉइंट होना तो बहुत कुछ है, और हुकूमत को, हाँ, तो हम मीडिया मैन की हैसियत से हमें उसको, अगर वो कहीं और जा रहे हैं तो उनको पकड़ के दोबारा उस पॉइंट पे लाके खड़ा करना चाहिए कि भाई ये है तुम्हारे इशू, ये है तुम्हारे वादे, रिजल्ट कहाँ है। सर हम तो बार बार कहते हैं, लेकिन फिर वो मीडिया को ही कहा जाता है कि आप लोग बेबुनियाद खबरें जो हैं वो फैलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पॉइंट लेकिन फैसल साहब ने, और जो फैसल साहब ने बात की कि भाई आवाम का सोचना चाहिए, लेकिन ये चाहिए वाली बात है, ये सोचते तो नहीं है, हर कोई तो अपना सोचता है। खैर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक में वापस आएंगे तो कुछ FATF की बात करेंगे कि पाकिस्तान क्या ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं, इस हवाले से बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। FATF की बात कर लेते हैं। तो FATF में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है नाजरीन, वो काबिल सताइश है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही है और ब्लैक लिस्ट में होने के तमाम खदशात अब ख़त्म हो चुके हैं। भारत ने जो भी कोशिशें की उसको अब मुँह की खानी पड़ गई है। अब जाहिर सी बात है ये एक जो सूरत हाल है, फैसला जो था वो हो गया, ग्रे लिस्ट में ही पाकिस्तान रहेगा। उमर आयात हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उमर बताइएगा FATF ने इस हवाले से क्या कहा? बिल्कुल जी समिया, ये जो FATF का प्लेनरी इजलास था, इस इजलास में बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उनकी तारीफ की गई है और ख़ास तौर पर चीन, मलेशिया और तुर्की ने जो है वो पाकिस्तान की इक़दाम की तारीफ की है और इसके साथ साथ दीगर ममालिक को भी अपना हमनवा बनाया। और जो एक हिंदुस्तान की ये कोशिश थी कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में रखा जाए, वो नाकाम हो चुकी है। और इससे पहले भी हमने देखा कि ग्रुप का इजलास हुआ था, उसमें भी हिंदुस्तान की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था, लेकिन उसमें भी उनको नाकामी हुई थी। एक मरतबा फिर हिंदुस्तान को जो है वो मुंह की खानी पड़ी है और अब जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ये फैसला आ चुका है कि पाकिस्तान अगले 4 माह तक FATF की रहेगा और उसके बाद पाकिस्तान जो है जो एक 27 नुकात थे जिन पर पाकिस्तान ने अमल दरामद करना था, उनमें से 14 नुकात पर पाकिस्तान ने अमल दरामद किया है और 13 नुकात पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान को मजीद 4 माह का वक्त दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल 13 नुकात पे अभी 4 माह का वक्त भी मिल गया है कि पाकिस्तान अब इन 13 नुकात को भी देख ले, जो भी रिजर्वेशंस थी FATF की। बहुत शुक्रिया आपका उमर आयात। फैसल साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो इक़दाम थे, ज़ाहिर पाकिस्तान ने उस पर बहुत काम भी किया, बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन शायद इससे भी अच्छी हो सकती थी अगर हम वाइट लिस्ट में आ जाते, लेकिन फिर भी हम ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गए। देखिए, इक़दामात बड़े फोकस्ड हैं, तारीफ़ करनी चाहिए मौजूदा हुकूमत की। असल में जो लॉबिंग और एडवोकेसी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से मुताल्लिक़ की हुई है, जो परसेप्शन बिल्ड किया हुआ था, पाकिस्तान ने उस परसेप्शन को ख़त्म किया है, न्यूट्रल किया अपने आप को, उसके बाद उन दोस्त ममालिक को कायल किया और हक़ाइक़ सामने रखे। और ये कामयाबी, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहा हो तो हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए। इस हुकूमत ने इस फोकस के साथ इन्वायरमेंट बनाया कि हम
खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, यानी बुरी खबर का तो इंतजार था ही नहीं ना, इसमें खुशखबरी का इंतजार था। और हमें मालूम था कि इंडियन मीडिया भी चीख रहा है कि पाकिस्तान ने ये अचीवमेंट्स कर ली हैं। पाकिस्तान ने रिसेंटली एक कानून में तरमीम की है मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक, और दुनिया के सख्त तरीन कवानीन के अंदर अब पाकिस्तान में कवानीन है, मनी लॉन्ड्रिंग में जो मुलविस पाया जाए उसके खिलाफ सख्त सजाएं हैं। अब चीज़ें जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, हुकूमत का जो फोकस है वो बहुत बेहतर सिमत के ऊपर है। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है, मलाइशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और वो ममालिक जो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े थे, ये खिलाफ से इंडिया के साथ थे, वो न्यूट्रल हो गए। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 3-4 माह के अंदर पाकिस्तान जो 14 चीज़ें और करनी हैं, इंशाल्लाह उन चीज़ों को एड्रेस करता जाएगा, और ख़ास तौर पे ऐसी लॉबिंग ऐसी एडवोकेसी करेगा जिससे पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंट में जो फ़ायदे हो रहे हैं, क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, सियाहत के मामला हो रहे हैं, टेरर फाइनेंस से मुतालिक पाकिस्तान इकदाम किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक इकदाम किए हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ये तमाम चीज़ें मिला के उन लोगों को जो कि आज न्यूट्रल हैं वो पाकिस्तान के फेवर में आ जाएंगे, और इंशाल्लाह 4 महीने के बाद पाकिस्तान को बहुत अच्छे नताइज देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। शिबा साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की, इक़दाम बड़े सख्त उठाए। अब अगर हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की, दहशत गर्दों की माली मुआवनत के खिलाफ इदारों को मजबूत करने की, साथ ही साथ जो बैनुल अक़वामी हमारा जो निज़ाम है, मालियाती निज़ाम, उसको भी हमने बहुत हद तक ठीक करने की कोशिश की। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत अभी भी काम कर रही है, इसमें मजीद कितनी गुंजाइश बाकी है? जो 4 माह का वक्त दिया गया है, क्या हम कर लेंगे इस 4 माह में? हाँ, डेफिनेटली हम कर लेंगे, क्योंकि तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुई है। मतलब हम पहली बार मुहज़्ज़ब दुनिया में जो एक फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है, या एक अमन के हवाले से, या एक जो नेबरिंग कंट्रीज़ के हवाले से आप कह लें कोई इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं, या जो कमिटमेंट्स आपकी होती हैं उनको जिस तरह आपने ऑनर करना होता है, वो अगर सारी चीज़ें देखें तो पाकिस्तान आप कह लें कि आज एक मुहज़्ज़ब मुल्कों की साफ में खड़ा है। ऐसा पाकिस्तान जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, जिसके हुक्मरान मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, जहाँ का पैसा चोरी होता था, आने वालों से किकबैक्स मांगे जाते थे, आप कह लें करप्शन होती थी, बहुत सारे लोग हुकूमत में बैठ के दहशत गर्दों के पुश्तिबान होते थे, उनको सपोर्ट करते थे। ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ लोगों के रिलेशनशिप्स होते थे, वो टीवी पे आके बात कर रहे होते थे, कभी किसी को सज़ा नहीं मिली थी, आप कह लें। सो आप कह लें कि जो बाज़ लोग अगर कहते थे कि हमने बॉर्डर क्रॉस किया कहीं, तो आप उनके कहीं ना कहीं सपोर्टर मौजूद होते थे, या एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता था। वो सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हुई हैं। अब पाकिस्तान यहाँ पे आप कह लें टूरिज़म की एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन डिक्लेयर की गई, दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में डिक्लेयर किया गया। फिर यहाँ पे आप कह लें कि इसको अगर करें कि जी ये उभरती हुई इकानमी जो है, जो फ्यूचर की जो अगले सालों में 7 और 8% के हिसाब से ग्रो करेगी, जो बड़ी मईशतों में से एक मईशत होगी, जहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेहतरीन एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, जहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिसकी खारजा पॉलिसी बहुत इम्प्रूव हो गई। फिर पहली बार बहुत सालों के बाद इंडिया डिफेंसिव हुआ है कश्मीर में, और हम एक पुरअमन हमसाये के तौर पर कश्मीरियों की जो इलाकी और सफारती हमायत है, वहाँ तक हमारे रोल को माना गया है कि ये इनकी सफारती और इलाकी हमायत है। जिस तरह मुहज़्ज़ब दुनिया में एहतियाज होता है, मुहज़्ज़ब दुनिया में सपोर्ट होती है, मुहज़्ज़ब दुनिया में जिस तरह आप कह लें केस को प्रोजेक्ट किया जाता है, पाकिस्तान वो रोल प्ले कर रहा है, ना कि ये कोई दारंदाजी और बॉर्डर पार से आप कह लें कोई इन्फिल्ट्रेशन या कोई दहशत गर्दी, नथिंग लाइक दैट। सो ये आप कह लें कि बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि यहाँ पे हम गिना करते थे कि इस महीने में बम धमाका एक कम हुआ है या 2 ज़्यादा हुए हैं, कितने 20% बढ़ी है या 30% बढ़ी है। आज यहाँ पे आप कह लें पुरअमन तौर पर लोग रह रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त मस्जिदें हैं वो सेफ़ हैं, मस्जिदों में लोग अपनी अपनी इबादत, मंदिर हैं, मस्जिद की बात कर लें, हमाम बारगाह की बात कर लें, इसकी कह लें गिरजा की बात कर लें, मतलब यहाँ पे एक सेफ है जो लोग मिनॉरिटीज़ के ज़ाहिर है अमन अमान की सूरत में काफ़ी बेहतरी आई है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। 2013 के बाद उसमें काफ़ी बेहतरी, उसमें इलेक्शन के हवाले से बात कर लें, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर हवाले से, फिर जो गवर्नमेंट के और आर्मी के रिलेशनशिप्स के हवाले से देखें, फिर यहाँ पे अदालतों का जो रोल है, जिस तरह माना गया है, जिस तरह अदालतों का अहकामात को भी किया जा रहा है, जिस तरह यहाँ पे मीडिया जो है इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर, तो जिस तरह आप कह लें कि सोशल मीडिया जो है उसको एक रूम दी जा रही है कि वो काम करे और करता रहे। फिर उसमें एक डिसिप्लिन भी आप कह नेपरा जिस तरह अपना पाबंदी लगा रहे हैं। सो आप कह लें जो आप कह लें कि जो चीज़ें होनी चाहिए कि हर एक जो अपनी लिमिट्स हैं और हकूक हैं, हकूक और लिमिट्स जो हैं दोनों का तयन हो रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है,
तो यहाँ पे फैसल साहब अगर बात करें, मैं उससे पहले थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे भी लोग थे जो शाम को सुबह किसी और से पैसे पकड़ते थे, दोपहर किसी और से पकड़ते, शाम को और से पकड़ते थे, और तीनों बार उनका मौका बदल जाता था। ऐसे लोगों को आप मुझे इस पर बात करनी है फैसल साहब। अगर हम अभी ये कहें कि हम पूरी तरीके से सेफ नहीं हैं, क्योंकि जब ये इकदाम उठाए जाएंगे तभी ये ब्लैक लिस्ट का खतरा टलेगा, और अगर नहीं उठाए जाएंगे तो हम ब्लैक लिस्ट में आ सकते हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ मज़ीद भी काम करना होगा। जो टेरर फंडिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के इकदाम है जो पाकिस्तान कर रहा है, आपको क्या लगता है कि अभी जिस ट्रैक पर हम जा रहे हैं वो ट्रैक बिल्कुल सही है, उस पर और हमें तेज़ जाना होगा? देखिए, दो चीज़ें मैं समझता हूँ जिस पे हमें फोकस की ज़रूरत है। एक चीज़ तो जिसका हमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म हमेशा फ़ायदा होना है, जिस पे हम डीफोकस रहे हैं पिछली गवर्नमेंट में। पाकिस्तान अपना परसेप्शन बिल्डअप करने के अंदर नाकाम रहा। कश्मीर वाले मामले में भी देखा, पाकिस्तान की कुर्बानियाँ एक तरफ, पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग से मुतालिक इक़दाम किए, दुनिया को बताने में पिछली हुकूमतें नाकाम रहीं। अच्छा, इस हुकूमत ने क्या किया कि पाकिस्तान की पॉजिटिविटी बताना शुरू की। ममालिक के साथ जो डिसकनेक्टिविटी थी, दफ्तर खारजा के भी, और पाकिस्तान में वजीर खारजा नहीं थे, मियाँ साहब खुद अपने आप को चला रहे थे, और एक इन्वायरमेंट था कि पाकिस्तान जो है वो टेरर फाइनेंस के अंदर उन लोगों के साथ क्लोज है, तालिबान के साथ भी बात चल रही है, ये भी चल रहे हैं, धमाके भी हो रहे हैं। तो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन टाइप का, टेरर कंट्री और फाइनेंसिंग वाला एक इन्वायरमेंट बना हुआ था, इतनी कुर्बानियों के बावजूद। वो इस हुकूमत ने धो दिया है। अब हमें इसी साइड पर आगे बढ़ने की जरूरत है कि हम सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हुआ है जानी तौर पर, मईशत के तौर पर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। ये नैरेटिव इस गवर्नमेंट ने लिया और पब्लिक ने भी इसको सपोर्ट किया, और सारी दुनिया के अंदर अब तेजी से आगे जा रहे हैं, और दोस्त ममालिक में पाकिस्तान का इजाफा हो रहा है। तो ये एक लाइन है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी आयद की गई है, पाबंदी इसलिए कह रहा हूँ कि तकरीबन 27 नुकात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अमल दरामद करना है, नहीं तो पाकिस्तान के ऊपर से ये पाबंदी हटेगी नहीं। 14 में पाकिस्तान की कामयाबी हो गई है। कानून साजी जो पाकिस्तान ने अभी गुज़श्ता हफ्ते की है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कानून साजी एक्ट के अंदर तरमीम की है, सजाएं सख्त की हैं, और अब एक ऐसा कानून बना दिया गया है, और जाहिर है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के मामला, जो दुनिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के मामला हैं, उससे पाकिस्तान कनेक्ट हो गया है। तो ये सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। अब पाकिस्तान को इसमें लोगों को पकड़ना पड़ेगा, वो लोग जो इसके अंदर हैं उन्हें पकड़ के तेजी से सजाएं देनी पड़ेंगी। आगे लोगों को, दुनिया को मालूम हो कि पाकिस्तान वाकई अमल दरामद भी कर रहा है इन कवानीन के ऊपर, तो वो रास्ता एक अच्छा निकलेगा। वाकई अमल दरामद हो भी रहा है, सजाएं भी लोगों के, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला हो या फिर टेरर फंडिंग हो। पॉइंट टेकन फैसल साहब। ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक में वापस आएंगे तो जरा जहरीली बू के हवाले से बात करेंगे, जिसमें कई लोग जो हैं अपनी जान की बाजी हार गए। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक में वापस आएंगे, इस इशू पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और जहरीली बू के बारे से हम बात करें, जो जहरीली गैस फैली उससे अब तक 14 अफराद जाँ बहक और कई अफराद जो हैं मुतासर हो चुके हैं। सोयाबीन गैस थी, अब तक यही बताया गया है, और अताउर रहमान साहब ने भी यही बताया, और उसके अलावा जो कराची यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर में टेस्ट हुआ उसकी रिपोर्ट भी यही आई। अलबत्ता जो कराची पोर्ट पर काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो सड़कों पर आ चुके हैं। मजदूर यूनियन की तरफ से आज एहतजाज भी किया गया है। साथ ही साथ जैक्सन मार्केट बंद पड़ी है, जो सबसे बड़ी मछली मार्केट है वो भी बंद पड़ी है। वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। कफील अहमद हमारे साथ है, माइनुमांदी से उनसे सूरत हाल पहले जान लेते हैं। कफील, क्या सूरत हाल है कराची पोर्ट की? सोयाबीन का जहाज आके खड़ा हुआ था, क्या वो हटाया जा सका है अब तक? देखिए, गुज़िश्ता रात जो है वो सोयाबीन जो नामी जो अपना जहाज था हरकुलिस नामी, उसको जो है वो मुंतकिल कर दी गया था पोर्ट पासिंग पे जानिब, और वो जो है ताहम उसको जो है वो बर्थ नहीं मिल सकी, और उसको लंगर अंदाज जो है वो नहीं किया गया था रात को। ताहम अब जो है वो लंगर अंदाज जो है वो किया जा चुका है। लेकिन दूसरी जानिब जो KPT पे काम करने वाले डाक वर्कर्स हैं, उसके अलावा क्लियरिंग फॉरवर्ड्स के लोग हैं, और जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं, उन्होंने सुबह जो है वो एक एहतजाज किया था बड़े पैमाने पर। उनका मुतालबा ये था कि कार्गो जो है वो KPT पे वापस लाया जाए, इसलिए कि जो यहाँ पर जो भी जहाज है उसको यहीं पर लंगर अंदाज, जो भी जहाज यहाँ लगता है लंगर अंदाज होता है, उससे कई 100 लोगों को जो है वो रोजगार मैसर आता है। तो इस तरह जो है वो हमारे रोजगार को जो है वो खत्म ना किया जाए।
और उन्होंने जो है वो कस्टम से लेकर तमाम KPT जो मेन गेट था वहां तक रैली मुनक्किद की थी और उनका यही मुतालबा था। हम इस वक्त जो है वो जहाज को लंगरअंदाज किए जा चुके हैं और जो हुक्काम KPT कहते हैं उनका कहना है ये गंदुम और उसके अलावा सोयाबीन के आइंदा जो भी जहाज आएंगे उनको पोर्ट कासिम पर उतारा जाएगा। और इस वाकई के बाद अब तक ये सूरत हाल है। तमाम दूसरे जाने अगर हम बात कर लें जैक्सन मार्केट के हवाले से और दीगर वहाँ अभी भी लोगों में खौफ रास पाया जाता है और वो इस हवाले से जो है वो खासे कंसर्न रखते हैं कि आवामी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं अभी तक कोई ऐसे इक़दाम नजर नहीं आ रहे, इसलिए कि मार्केट आज भी खुली थी लेकिन जो है वो मजमूई तौर पर कारोबार नहीं कर सकता। कोई दुकानें आज भी बंद थी और जो वहाँ रिहाइश पसीर अफराद है उनमें थोड़ा सा खौफ पाया जाता है अभी भी। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, ये जो सूरत हाल है, कोई एक भी मामला होता है उससे निकलने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। ये निशानदही करना तो बहुत दूर की बात है। जो लोग वहाँ रहते हैं, जो काम करते हैं, अब वो परेशान है, खौफ में मुब्तला है। कौन खौफ दूर करेगा? लोग तो जा ही नहीं रहे वहाँ। देखिए 3-4 पॉइंट्स हैं। अगर कोई भी ओनरशिप ले लेता है इस मामले की तो हल हो जाते हैं। वो KPT सबसे पहले जिम्मेदार है, उसने अली जैदी साहब ने उस तरह की ओनरशिप नहीं ली। हुकूमत सिंध, लोकल गवर्नमेंट, ये 3 इदारे ऐसे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। जो डस्ट है उसके अंदर बू नहीं थी और अब चूंकि हम रिसर्च रिपोर्ट आ चुकी है तो उसको ही फॉलो करेंगे जो डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि डस्ट है जो सांस के जरिए अंदर जाती है और जिसके बाद वीकनेस होती है। जो वीक लोग होते हैं उनकी डेथ्स हो गई 14 के करीब और 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। अब इस पे होना क्या चाहिए था? सबसे पहले बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी पैसों के मास्क वहाँ पे बांट दिए जाते। जो 5 रुपए का मास्क था वो 50 रुपए का सेल हुआ है वहाँ पर। तो हुकूमत की कोताही है, देखिए इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। तो मुफ्त में बांटने चाहिए थे। दूसरा ये कि हेलीकॉप्टर्स उस इलाके के अंदर जाके चलाते करीब में और हवा इस तरह से फैलाते वहां पर कि ये डस्ट वहां से दूर हो जाती। हमने देखा बहुत सारी मरतबा क्रिकेट ग्राउंड्स के अंदर हेलीज जो हैं वो लाए गए ग्राउंड्स को सुखाने के लिए। वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं की गई जिससे वो पूरा एनवायरनमेंट क्लियर हो सके। इवन ये कि कोई हमें कोई वजीर, कोई मेयर, किसी का विजिट नजर नहीं आया उस इलाके के अंदर, यानी कि वो मास्क लगा के अपने लोगों में जाने को तैयार ही नहीं। एक चीज ये थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हमारे पास पोर्ट में इस तरह के आलात नहीं लगे हुए कि जो बू को, डस्ट को नोट कर लें, उसका परसेंटेज निकाल लें और वो उससे पहले बता दें, क्योंकि दुनिया भर के अंदर एयरपोर्ट्स के ऊपर हो सकता है फाल ना हो। अच्छा, अगर फाल नहीं है तो ये तो अपने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए था। अगर फाल नहीं है तो मतलब हम देखते हैं पढ़ा लिखा अगर एक वजीर आ गया, अली जैदी जिसका नाम है, और वो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूं कैबिनेट के अंदर, अमेरिका में पढ़ा हुआ हूं, दुबई के अंदर काम करता रहा हूं, मुझे सब कुछ पता है और ये बू जो है गटर की है और रेलवे कॉलोनी से आई है, और उसके बाद वो गुम हो गए सारे मामलात में। अब जब रिसर्च रिपोर्ट आ गई तो अपनी गलती मान लें और आके वहां पर मास्क लगा के दौरा करते हुए दिखाई दे दें, लोगों के दरमियान चले जाएं। आपको लोगों ने वोट दिए, आप वहां के वजीर हैं, तो ये वज़रा वहां से भाग रहे हैं, जो नुमाइंदे हैं वहां से भाग रहे हैं, तो मसला कैसे सॉल्व होगा? तीसरा ये कि हम फिर देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के स्पेशलिस्ट आते हैं, वो तमाम चीज़ों को देखते हैं, वो जाते हैं पूरे ग्लव्स वगैरह पहनने के बाद और वो आके रिपोर्ट बनाते हैं कि ये सूरत हाल है। तो हमेशा क्या पाकिस्तान आर्मी के जवान ही आएंगे, उन्हीं की टीमें आएंगी, वही आके डिस्क्लोज करेंगे, वही सारे आइडेंटिफाई करेंगे, वही लिख कर देंगे, उसके बाद एक्शन होगा? तो ये अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं? ये वज़रा कहाँ हैं? ये चीफ मिनिस्टर कहाँ हैं? हमारे लोकल गवर्नमेंट के वजीर साहब कहाँ हैं? सेक्रेटरीज कहाँ? ये क्यों एक भी आदमी मास्क पहना हुआ किमाड़ी पे, मनोड़ा पे, KPT पे नजर नहीं आया? ये कैसी गवर्नमेंट है? ये कैसे लोग हैं? मास्क तकसीम होने चाहिए, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, लोगों को एतमाद देना चाहिए कि हम अवेलेबल हैं और आपके साथ कोई मसला ऐसा नहीं हल होगा। बाकी जो आपने पॉइंट आउट किया, मेरे नज़दीक ये कि जो पोर्ट का एरिया है सारा, वहाँ पर जो सेंसर लगे होने चाहिए थे, अगर वो काम नहीं कर रहे थे तो नए लगाए जाएँ, ज़्यादा लगाए जाएँ, ताकि इस तरह के हादसा से फ्यूचर में बचा जा सके। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका फैसल अजीज खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद। और यही हम बात करेंगे, मीडिया बार बार आगाही तो देता ही है आवाम को, लेकिन आवाम की जो हकीकी नुमाइंदे हैं जिनको वोट दिया जाता है, ये उनका काम है कि जाएं और लोगों के मसाइल को हल करें। सिर्फ बातें करने से, बयानात देने से कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।